आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की बेसिक जरूरतें अधर में लटकी हैं। सिब्बल ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं जो हवा सांस में लेता हूं और जो पानी पीता हूं वो साफ हो। ये दो बेसिक इंसानी जरूरतें हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि पिछले 25 सालों में भाजपा और यूपीए सरकार दोनों ने शासन किया, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण चरम पर पहुंच गया। एक्यूआई 500 के पार हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि कोई ठोस पॉलिसी नहीं है, ना ग्रेप ने काम किया ना वाहन प्रतिबंध ने। सिब्बल ने इंदौर के पानी संकट को हृदय विदारक बताया। उन्होंने कहा कि जहरीला पानी पीने से मौतें हुई, सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंचे। क्या ये रिस्पॉन्स की कमी नहीं? अरावली की हरियाली खतरे में है, अवैध खनन जारी है। हर घर नल से जल स्कीम महज कागजी है। ग्रामीण इलाकों में पाइप सूखे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि ऊपर से देश में अशांति और हिंसा की खबरें आ रही हैं। कपिल सिब्बल का सवाल है, जब बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो कैसा विकसित भारत? सिब्बल ने सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। नमस्कार। सबसे पहले तो हमने 2025 को कहा अलविदा और 2026 की मेरी ओर से देशवासियों को मुबारकबाद। 2026 हमारे देश के लिए अच्छा रहे, देश की उन्नति हो, यही सब चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि हर एक इंसान को क्या चाहिए, ये सवाल उठता है। मैं चाहता हूँ कि जो हवा से मैं सांस लेता हूँ वो स्वच्छ हो और जो मैं पानी पीता हूँ वो भी स्वच्छ हो। यही दो चीज़ें इंसान को चाहिए। तो पिछले 21वीं सदी में 25 साल में 11 साल 15 साल भाजपा ने राज किया और 10 साल यूपीए ने। हाँ, 15 साल एनडीए ने, 10 साल यूपीए ने। तो क्या इन दो चीज़ों के बारे में सोचा कि हर एक इंसान को हवा चाहिए जिससे वो सांस ले सके? आप दिल्ली की हालत देखो, पिछले 11 साल प्रदूषण बढ़ती जा रही है। इनकी कोई नीति रही? जीरो। पानी इंदौर में देखो क्या हुआ है, मतलब कि ऑफिशियल रिस्पांस केवल घंटा है और कोई रिस्पांस ही नहीं है। और वहाँ कहते हैं कि 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 310 लोग तो अस्पताल में हैं। अब ऑफिशियल आंकड़े तो मेरे पास थे नहीं, लेकिन अखबारें कहती हैं। अरावली को ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ स्वच्छ पानी दिल्ली का अरावली से आता है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और माइनिंग को बढ़ोतरी दे रहे हैं। और इनका आज कभी प्रधानमंत्री से पिछले 5 सालों में आप हर नल में जल का कुछ सोचा, कोई सुना? बड़ी भारी स्कीम इन्होंने चलाई थी, हर नल में जल। तो ना नल रहे ना जल रहा, और वैसे भी देश भी जल रहा। मणिपुर जला, और जहाँ भी देखो हत्याएं हो रही हैं। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी गिरजाघर जाकर, चर्च जाकर मुबारकबाद देते हैं, और दूसरी तरफ बजरंग दल के लोग, वीएचपी लोग हिंसा करते हैं उन्हीं लोगों को। किस किस्म का भारत बना रहे हो आप? तो ये दो चीज़ें हर इंसान को चाहिए। दो और चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। इन पे भी कोई ध्यान नहीं हुआ पिछले 15 सालों में, पिछले 11 सालों में। 2014 के बाद कोई नई नीति नहीं लाई गई जो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट हो, कुछ नहीं। ये 4 चीज़ें हर एक इंसान को के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और क्या मुद्दे हैं इस देश में जो चल रहे हैं कि वोट में बदलाव लाओ, वो सूची है उसमें स्वच्छता लाओ, ये चल रहा है। और ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑपोजिशन के खिलाफ है। अभी एक राजनीतिक दल का नेता वेस्ट बंगाल का
कई लोग लेकर, और चुने हुए लोग जिन्होंने लोगों को चुना है, लोगों ने उनको चुना है, अभी गए इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन उनको उंगली उठा के बात करता है। उन्होंने कहा कि भाई देखा, आप उंगली उठा के बात नहीं कीजिए, हम गिने हुए चुने हुए लोग हैं, आप तो नॉमिनेटेड हैं। ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना पक्षपात कर रहा है कि जैसे ही कोई ऑपोजिशन डिमांड करती है, ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ही उसके खिलाफ है। कि ऐसे कभी लोकतंत्र चल सकता है? मुझे याद है, मैं इतिहास के ज़्यादा पीछे जाना नहीं चाहता, लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति आज की बताना चाहता हूँ कि जब हमें स्वतंत्रता मिली तो पहला काम पंडित नेहरू ने किया कि ज़मींदारी ख़त्म कर दी, ज़मींदार को ख़त्म कर दिया। और जो रोज़ जो जोतते थे फसल को, उन्हीं को हक दे दिए, उनको ज़मीन मिल गई। तो ज़मींदारी अबॉलिश की, आम आदमी को जो जोतते थे फसल को, उनको हक दिए। इन्होंने उद्योगपति को ज़मींदार बना दिया। आज के दिन कौन बड़े ज़मींदार हैं? उद्योगपति। हर चीज़ तो उनको मिल रही है। तो देखो कितना बदलाव आया है हमारे देश में, कितना बदलाव आया है कि आम आदमी के बजाय बड़े बड़े लोगों को सब कुछ मिल रहा है, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो अपने एयरपोर्ट हो, कुछ भी हो, मिल रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आती, और ये बात स्पष्टता से हमें कहनी चाहिए कि इन 11 सालों में इस देश में कोई बड़ी भारी उपलब्धि नहीं हुई किसी भी क्षेत्र में। अब जीएसटी को देख लीजिए, जीएसटी में कितने सालों के बाद बदलाव आया। अब इन्होंने रेट कर दिए 18% और 5%, पहले कई मल्टीपल रेट से। और अरविंद सुब्रमण्यन इनको कहते रहे कि बाप ये मत कीजिए, अरुण जेटली को कहते रहे, उन्होंने नहीं माना, और कांग्रेस पार्टी भी कहती रही। और आज जीएसटी उन्होंने अभी इसी साल चेंज किया है। तो हर चीज़ इनको प्रोपेगेंडा के तौर पे ये करते हैं, और फिर कहते हैं बड़ी हमारी उपलब्धि है कि हमने देखो ये गिफ्ट दिया है, जीएसटी का गिफ्ट दिया है देश को। उसे हुआ क्या है कि जो उनकी जो पैसा आता है जीएसटी के द्वारा सालाना, वो कमती हो गया। 2 लाख करोड़ पहले आता था, 1,70,000 करोड़ रह गया। और प्रदेशों के पास पैसा नहीं है। और इन्होंने गांधी जी के साथ क्या किया? एक तरीके से मनरेगा में गांधी का नाम हटाना एक किस्म की गांधी की हत्या है। मैं जब पार्लियामेंट में कुछ सालों पहले मैंने भाषण दिया था कि कोई भी भाजपा से उठ के ये कह दे कि सबसे बड़ा आतंकवादी गोडसे है, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और इसीलिए आरएसएस को बैन किया गया, वही सरदार पटेल ने। और 2 साल जब बैन हुआ तो इन्होंने चिट्ठी लिखी सरदार पटेल को, और हम वादा करते हैं कि आइंदा हम राजनीति में कोई हिस्सा नहीं लेंगे, हम केवल सामाजिक काम करेंगे। तो उनका सामाजिक काम आप देख लो, हर यूनिवर्सिटी में घुसे हुए हैं, हर इंस्टीट्यूशन में घुसे हुए हैं, गवर्नरशिप में घुसे हुए हैं। कोई संस्था हो तो पहला ये होता है कि भाई ये आरएसएस के प्रति है या नहीं, उनका आदमी है या नहीं। कहाँ वो आरएसएस और कहाँ आज की आरएसएस। और विदेश नीति में देख लो, हम आज आइसोलेटेड हैं। हमारी कितनी इज्जत होती थी, पंडित नेहरू जहाँ भी जाते थे इतनी इज्जत होती थी उनकी, एक विश्व के वो वाकई में विश्व गुरु थे। अब अपने आप को आप विश्व गुरु कह दो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विश्व गुरु बन जाते हो। दूसरे लोगों को ये पहचानना चाहिए कि वाकई में आप विश्व गुरु हो। उस समय पहचानते थे पंडित नेहरू को। आज हम अपने घर में ही ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं, कोई बात आपकी मानता नहीं है। और जिस किस्म की आप विदेश नीति करते हो उसका नतीजा हम देख रहे हैं। 50% टैरिफ लग गए, और 50% टैरिफ लगे तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो लगभग उसमें बढ़ोतरी आ गई है,
कमती हो गए हैं एक्सपोर्ट हमारे 30-40%। तो वहाँ भी आमदनी कम हो गई। और कौन पीड़ित लोग हैं? वही जो टेक्सटाइल बनाते हैं, लेदर गुड्स बनाते हैं, जेम एंड ज्वेलरी बेचते हैं, फिशरीज, उनकी आमदनी कम हो गई और कोई रास्ता दिख नहीं रहा। उन्होंने कहा था कि भाई अगस्त तक हम ट्रेड पैक कर लेंगे, FTA कर लेंगे अमेरिका के साथ, वो आज तक नहीं हुआ। और यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ क्या कि किसी विश्व में किसी देश ने भी पाकिस्तान की निंदा नहीं की। ये अच्छी बात है कि हमारे सेनानियों ने उनको कड़ा जवाब दिया, ये तो अच्छी बात है, हम उसकी मुबारकबाद करते हैं। लेकिन विश्व में किसी देश ने भी हमारा साथ नहीं दिया। क्यों? हमारी पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट। क्या हुआ उस पॉलिसी का? कौन सा पड़ोसी है जो हमारे साथ आज खड़ा है? कहीं भी देख लो आप, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, कौन खड़ा है आपके साथ? कोई नहीं खड़ा। आप आइसोलेटेड हो। तो नेबरहुड में आइसोलेटेड हो, विश्व में आइसोलेटेड हो, और कोई आपका मतलब कि दोस्त ना रहा। प्यार की तो बात छोड़ दीजिए, दोस्त ना रहा। अब की बार तो ट्रंप सरकार की बात नहीं होती। मतलब कि वो डोनाल्ड ट्रंप आसिम मनीर को खाना खिलाते हैं, उनको बुलाकर। हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे, उसका नतीजा क्या हुआ? देखिए मुश्किल क्या है इस सरकार की। मुश्किल आपको बता दूं 2-4 मिनट में। मुश्किल क्या है? ये किसी से बातचीत करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि ये समझते हैं कि इनकी बहुमत है, ये कुछ भी कर सकते हैं। आप पिछले 11 साल का कार्यकाल देख लीजिए। बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसी वक्त पास हो जाता है। 370 हटाने का 11 बजे बिल इंट्रोड्यूस हुआ, हमें मालूम ही नहीं था, पारित कर दिया उसी समय डिबेट करा के। पहले कभी इतिहास में हुआ है? 1952 के बाद, 1950 के बाद कभी ऐसा हुआ है? ऐसे इंपॉर्टेंट बिल कमिटीज को नहीं जाते, तुरंत पारित कर देते हैं, क्योंकि समझते हैं कि कौन हमें रोक सकता है। और सबसे दुख की बात यह है कि कोई खड़े होने वाला नहीं है, कोई खड़ा नहीं होता इनके विरोध। राजनीतिक दल प्रयास तो करते हैं, लेकिन साधन ही नहीं है। वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम आई थी, जिसकी वजह से इनको 6,000 करोड़ मिला था, 6,000 करोड़ से ज़्यादा, जिसको असंवैधानिक बनाया गया, इन्होंने उसका नक्शा बदल दिया। अब वो एक ट्रस्ट को पैसा देते हैं, वही उद्योगपति जो पहले पैसा डायरेक्टली देते थे, उनका नाम कहीं आता नहीं था, तो अब वो ट्रस्ट को देते हैं, ट्रस्ट वही उनको देता है, और 6,800 करोड़ का फिर इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है। अगर किसी पार्टी के पास 6,800 करोड़ होगा और साथ में दूसरा धन जो हम देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, हम देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो कौन मुकाबला करेगा? तो धन इनके पास, संस्थाएं इनके पास, ECI इनकी पॉकेट में, यूनिवर्सिटीज़ में विवाद करते हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर हिंसा करते हैं, और बात गांधी जी की करते हैं। बात अहिंसा की करेंगे, लेकिन अपनाएंगे इनके जो चाहते हैं, अपनाएंगे हिंसा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई आखिरी सवाल, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों को दिलचस्प लगेगी। मैं नेहरू जी की बात करता हूं। नेहरू जी जब आए सत्ता में, तो उन्होंने क्या क्या संस्थाएं बनाई? इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री, भाखड़ा डैम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हीराकुड डैम, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, हिंदुस्तान शिपयार्ड, भारत पेट्रोलियम,
हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स, नागार्जुना सागर डैम, नेशनल मिलिट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, सब 1960 में इनका गठन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उनके बाद इन्होंने क्या किया? इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो बनाया, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी बनाई, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी बनाई, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी बनाई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का स्थापन हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी बनाया, डिफेंस DRDO बनाया, और नॉलेज एरिया में इन्होंने साहित्य अकेडमी का गठन किया, संगीत नाटक अकेडमी का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, ललित कला अकेडमी का, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का, एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, ऑल सेट अप। फिल्म डिवीजन, टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड नेशनल काउंसिल, एंड कब 1950 से लेकर 1964 तक 14 साल में। ये तो 15 साल राज किया इन्होंने 2000 के बाद। बताइए इनको कौन सी इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाई आज तक? सिर्फ प्रोपेगेंडा। इनको राज करना आता नहीं है, ये केवल राज अपने लिए करते हैं, देश के लिए नहीं। अब इनको जाना जरूरी है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।